अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसमें उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिलेगा फ्लैट 78% का डिस्काउंट। साथ ही NJ13 कूपन कोड को अप्लाई करने पर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट। साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट जीतने का मौका। लेकिन याद रखिए, केवल 21 अगस्त तक ही है, इसलिए आज ही इनरोल कीजिए और इसका लाभ उठाइए। इनरोल नाउ। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष में चल रहा है शिक्षा महोत्सव। जय हिंद साथियों, आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 7 मार्कर के हिसाब से रहेंगे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है। और दोस्तों, आप सबको आज रक्षाबंधन के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे प्यारे भाइयों को भी और मेरी प्यारी बहनों को भी। आप अच्छे तरीके से पढ़िए। आपका एक बड़ा भाई आपके साथ है हमेशा, और उत्कर्ष परिवार की ओर से एक प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे वादा करता हूं कि उत्कर्ष हमेशा आपके लिए, आपकी सफलता के लिए आपके साथ खड़ा हुआ दिखेगा, कंधे से कंधा मिला के चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन की। क्या है आज के इस सेशन में? तो ज्ञान की बूटी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। यदि हम देखें, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 7 मार्कर के हिसाब से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है वो है कायथा। जी हाँ, आपको एमपीपीएससी मेंस के पेपर फर्स्ट की यूनिट 2, जो कि प्रमुख प्राग ऐतिहासिक काल लिखा हुआ है और जिसमें प्रमुख वंश दिए हुए हैं, उसमें ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत एक प्रश्न आ सकता है कि एक स्थल के संबंध में पूछा जा सकता है कि कायथा या कायथा संस्कृति भी आप इसे कह सकते हो। तो हम देखें तो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित ताम्र पाषाण कालीन स्थल क्या है भाई? तो सबसे पहले तो कायथा, भाई क्या है कायथा? ठीक है, तो कायथा एक स्थल है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अवस्थित है, और यह एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित ताम्रपाषाणकालीन स्थल, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा, है ना। अब यदि हम देखें तो इसकी खोज किसने की थी, है ना, इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों, जो ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, इसकी खोज 1964-65 में विष्णु श्रीधर वाकटकर जी ने की थी, है ना। तो खोज वर्ष 1964-65 में विष्णु श्रीधर, जी हाँ, ये विष्णु श्रीधर वाकटकर जी वही हैं जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी दोस्तों, है ना। तो विष्णु श्रीधर वाकटकर जी, है ना, वाकटकर ने, है ना, खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो विष्णु श्रीधर वाकटकर ने खोज की थी किसकी? आपके कायथा की। ठीक है, कायथा स्थल की। अब यदि हम देखें तो इस स्थल से, ठीक है, प्राप्त यदि हम देखेंगे, प्राप्त साक्ष्य क्या है यहाँ से, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन आपको क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं, ठीक है, और औजार मिले हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें तो कायथा से मालवा संस्कृति रैकेट में हम कर सकते हैं, रैकेट में ताम्रपाषाण काल के संस्कृति के मृद भांड, ठीक है, और औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो यदि हमसे पूछते हैं कि भाई कायथा से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कायथा में मालवा संस्कृति या ताम्रपाषाण काल के मृदभांड और औजार क्या हो रहे हैं? प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
यदि हम देखें यहाँ पे मुख्य रूप से तो तांबे के बर्तन भी मिले हैं, तांबे के बर्तन, ठीक है, और तांबे के बर्तन और मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, भी प्राप्त हुए हैं, ठीक। और मालवा संस्कृति का यदि हम देखें, मालवा संस्कृति का सबसे प्राचीन स्थल कायथा को माना जाता है, ठीक। अब यहां पर यदि हम देखेंगे तो आप विशेष में, ठीक है, यहां विशेष में भी आप लिख सकते हैं कायथा वराह मिहिर की जन्म स्थली भी है, ठीक है ना। यह कायथा वराह मिहिर की जन्म स्थली है। यह काली सिंध नदी पर स्थित है। यह छोटी काली सिंध, बड़ी नहीं, छोटी काली सिंध नदी पर स्थित है। तो ये एक पुरातात्विक स्थल हो गया, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कायथा। मध्य प्रदेश कहाँ पर है, स्थान कहाँ पर है, तो उज्जैन में है, ठीक है। किस काल से संबंधित स्थल है, तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। खोज इसकी 1964-65 में विष्णु वाकटकर जी ने की थी। साक्ष्य क्या मिले हैं, तो कायथा में मालवा संस्कृति या ताम्रपाषाण काल के मृदभांड और औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चूंकि ये मालवा या हम देखें कायथा बस बोला, एक स्थल के रूप में पूछा है, पर्टिकुलर मालवा संस्कृति का स्थल या ताम्रपाषाण कालीन स्थल कायथा नहीं पूछा, या कायथा से प्राप्त अवशेष नहीं पूछे, इसलिए उसी पर डिटेल नहीं लिखनी है हम लोगों को, है ना। यहाँ केवल स्थल के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, तो हम ऐसे कनेक्ट करके कि कायथा एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कहाँ है, उज्जैन में है। खोज किसने की, तो विष्णु वाकटकर जी ने की। प्राप्त साक्ष्यों में कायथा में मालवा संस्कृति, ताम्रपाषाण काल के मृदभांड और औजार प्राप्त हुए हैं। तांबे के बर्तन और मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। मालवा संस्कृति का सबसे प्राचीन स्थल कायथा को माना जाता है, और कायथा जो है वराह मिहिर की जन्मस्थली रही है, ठीक है। और इसके अलावा यह छोटी काली सिंध के तट पर स्थित है या नदी पर स्थित है, ठीक है। ये हो गए। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है त्रिपुरी का कलचुरी वंश, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिपुरी का कलचुरी वंश, है ना। तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश में क्या खास है वो आपको देखना है, ठीक है। त्रिपुरी का कलचुरी वंश, है ना। इसको यदि हमें लिखना है, एग्जाम में आता है 7 मार्कर के हिसाब से कि त्रिपुरी का कलचुरी वंश, तो क्या क्या चीजें इसमें महत्वपूर्ण होंगी। तो सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। परिचय में सामान्यतः हम एक पृष्ठभूमि ले सकते हैं कि जो कलचुरी है उनकी जो प्रारंभिक शाखा रही है वो महिष्मती रही है, और हम कहते हैं कि जब महिष्मती के कलचुरियों पर चालुक्यों का आक्रमण हुआ, महिष्मती के कलचुरियों पर जब चालुक्यों के आक्रमण हुए, तो महिष्मती के कलचुरी वंश का अंतिम शासक बुद्धराज को माना जाता है, और कहते हैं उस बुद्धराज के वंशज महिष्मती छोड़कर चेदी की ओर आए, और जब वो चेदी की ओर आए तो उन्होंने डाहल मतलब जो वर्तमान का जबलपुर सागर वाला जो एरिया है महाकौशल वाला, उसका प्राचीन नाम डाहल मिलता है। डाहल और चेदी पर, ठीक है, उन्होंने अधिकार करके त्रिपुरी को केंद्र बना के शासन किया, जिससे ये त्रिपुरी या चेदी के कलचुरी कहलाए, ठीक है। त्रिपुरी या चेदी के कलचुरी भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि महिष्मती पर चालुक्यों के आक्रमण के पश्चात
पश्चात, ठीक है, आक्रमण के पश्चात महिष्मति के पश्चात बुद्धराज, ठीक है, महिष्मति पर चालुक्यों के आक्रमण के पश्चात, ठीक है, बुद्धराज के वंशज संभवतः, ठीक है, चेदी की ओर आए, चेदी की ओर आए और डाहल एवं चेदी पर त्रिपुरी को केंद्र बनाकर शासन किया, ठीक है, शासन किया, जिससे वह त्रिपुरी या चेदी के कलचुरी कहलाए। चेदी के, त्रिपुरी या चेदी के कलचुरी कहलाए, ठीक, कहलाए। अब यहां पर यदि हम आगे देखें तो इनका शासनकाल इस रीजन पे कब से कब तक का लगभग माना जा रहा है, तो इनका शासनकाल यहाँ माना जा रहा है लगभग यदि हम देखें तो 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य, ठीक। अब यदि इनका शासन क्षेत्र देखें, शासन क्षेत्र, तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है, यदि हम देखेंगे रैकेट में लिख सकते हैं वर्तमान जबलपुर, कटनी, सागर, ठीक है, मंडला जिले, ठीक है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, वर्तमान जबलपुर, कटनी, सागर, मंडला जिले रहे, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या रही, तो इनकी राजधानी रही त्रिपुरी, इनकी क्या रही, राजधानी रही, ठीक, मतलब मंडला अमरकंटक तक ये जाएंगे, है ना। और मंडला या और जिले लिख दूँ तो मंडला, हम देखें वर्तमान का डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, ये इनके शासन क्षेत्र में थे, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी भाई, इनकी राजधानी थी त्रिपुरी, ठीक है। प्रमुख शासक, या हम देखें एक तो हम लिख देंगे आदि पुरुष, इनका आदि पुरुष किसे माना जाता है, इस वंश का आदि पुरुष वामराज देव को माना जाता है, ठीक है, वामराज देव, ठीक। जबकि हम देखें वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ध्यान रखना कोक्कल प्रथम, ठीक है, किसे माना जाता है, कोक्कल प्रथम, इन्हें क्या माना जाता है, वास्तविक
संस्थापक। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखेंगे इस वंश के प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासक में हम कैसे देख सकते हैं, शंकरगढ़ प्रथम फर्स्ट, शंकरगढ़ फर्स्ट। ठीक है, बालहर्ष, ठीक है, बालहर्ष। फिर युवराज देव प्रथम, ठीक है। फिर गांगेदेव और फिर लक्ष्मीकरण, ये क्या हो जाएंगे, इसके प्रमुख शासक। ठीक है, प्रमुख शासक है ना। इसमें जो लक्ष्मीकरण होगा ये बड़ा ही प्रतापी शासक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हम इस वंश में यदि हम देखेंगे, इस वंश के प्रमुख स्थापत्य देखें, तो इस वंश के शासकों ने हम देखेंगे भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर, ठीक। गोला मठ या गोलकी मठ, ठीक। इसके अलावा विराटेश्वर मंदिर शहडोल का, विराटेश्वर मंदिर, और अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक। और फिर देखो, ये एक वो जानकारी है जो कि कलचुरी वंश के बारे में, यदि आपको 7 मार्कर में आता तो आप पूरे शासकों के बारे में, फिर तो लक्ष्मीगढ़ के बारे में भी काफी जानकारी, पूरी तो नहीं, लेकिन इस वंश के बारे में ऐसे लिखना है कि लगभग सारे डायमेंशन क्या हो रहे हैं कवर, कि भाई कब से कब तक शासन किया, किस क्षेत्र पे शासन किया, कैसे वो वहां पे पहुंचे। ठीक है, और ये कलचुरी वंश की सबसे प्रमुख शाखा रही, और 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य इस क्षेत्र पर, ठीक है, कला संस्कृति, ठीक है, साहित्य की उन्नति इनके समय काफी हुई। ठीक है, खासकर डाहल जो क्षेत्र था वहां पे। ठीक है, और इन्होंने यदि हम देखें तो परमारो चंदेलों के साथ, ठीक है, कई बार संबंध भी स्थापित किया, और परमारो से तो इनके हालांकि संघर्ष ही रहा, लेकिन इन्होंने चंदेलों के साथ अच्छे संबंध भी स्थापित किए और अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा, ठीक है, स्थापित की भारतीय इतिहास में। ठीक है, अपना स्थान सुनिश्चित किया कलचुरी वंश ने, जिसमें सबसे प्रतापी शासक इस वंश का कौन होगा, लक्ष्मीकरण होगा। तो ऐसे कुछ चीजें त्रिपुरी के कलचुरी वंश के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब है चरण पादुका नरसंहार। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार। अब चरण पादुका नरसंहार में क्या है ये देख लेते हैं। ठीक, तो चरण पादुका नरसंहार, यदि मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आप ध्यान रखना, एक्चुअल में चरण पादुका नरसंहार कैसे होगा, तो इसमें हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, कब की बात कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और इसी आंदोलन के क्रम में बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड की रियासतों के अंतर्गत भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत कुछ जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे वो चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार रियासतों के अंतर्गत भी हो, और इसके प्रचार प्रसार के लिए लोगों को उत्साहित करने के लिए, ताकि वो क्या करें, विदेशी वस्त्रों की होली जलाएं, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें, और इसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। इस क्रम में यदि हम देखें तो चरण पादुका नरसंहार जो है वर्तमान छतरपुर जिले में, ठीक है, उर्मिल नदी के तट पर स्थित चरण पादुका नामक स्थल पे ये घटना घटित होती है। घटना क्या थी, तो 14 जनवरी 1931 की ये दिन था, मकर संक्रांति का दिन। ठीक है, सरजू दोवा के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी, चूंकि मकर संक्रांति हमारे प्रदेश में, ठीक है, हम देखते हैं कि मकर संक्रांति में स्नान होता है, ठीक है, और मेले वगैरह लगते हैं मकर संक्रांति के दिन। तो इस चरण पादुका नामक स्थल पे भी मेला आयोजित किया जाता था, और इस मेले के दौरान ही ये तय किया गया कि हम सभी लोगों को अवेयर करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, परंतु इस बात की जानकारी
नौगांव जो रेजिडेंसी थी, ठीक है, रेसिडेंसी थी, वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल फिशर को लगती है। वो चरण पादुका पहुंच जाता है भील पलटन को लेके और सभी को घेर लेता है, आंदोलनकारियों के मंच को घेर लेता है, उनको बोलता है मंच खाली करने, आंदोलनकारी मंच खाली नहीं करते हैं, जिसके बाद वो भील पलटन को गोली चलाने का आदेश देता है। इस गोली कांड में, इस गोली चलाने के आदेश के बाद लगभग 21 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिसमें धर्मदास, रामलाल कुर्मी, सुंदरलाल सेठ प्रमुख थे और ये शहीद हो जाते हैं। इसी वजह से इस घटना को, ठीक है, इस नरसंहार को, इसकी तुलना की गई जलियांवाला बाग कांड से, ठीक है। कर्नल फिशर को मध्य प्रदेश का जनरल डायर कहा गया और यदि हम देखें तो इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें? सबसे पहले तो कि चरण पादुका नरसंहार, ठीक है, तो कब हुआ, मतलब इसकी तिथि क्या थी? तिथि हम देखते हैं, इसकी तिथि है 14 जनवरी 1931, 14 जनवरी 1931, ठीक है, 1931, मकर संक्रांति का दिन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर कहाँ से संबंधित है, तो दूसरा पॉइंट है इसमें स्थान कौन सा है भाई इसका? तो इसका स्थान है छतरपुर जिले में, उर्मिल नदी के तट पर स्थित चरण पादुका, ठीक है, स्थान कौन सा था? छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर स्थित चरण पादुका, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो ये जो चरण पादुका नरसंहार हुआ, इसका पूरा घटनाक्रम देखेंगे, है ना। घटनाक्रम क्या रहा? घटनाक्रम में पहला कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए सरजू दुआ, ठीक है, जो सरजू दुआ हैं, इनके नेतृत्व में सरजू दुआ के नेतृत्व में सरजू दुआ के नेतृत्व में चरण पादुका में आयोजित मेले में आम सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। नेतृत्व में चरण पादुका में मकर संक्रांति के मेले में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा का आयोजन किया गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए सरजू दुआ के नेतृत्व में चरण पादुका के में मकर संक्रांति के मेले के दौरान, ऐसा भी कर सकते हो, आम सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। दूसरा, आंदोलनकारियों ने सभा में, या लिख सकते हैं सभा में सभी से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और
कानून भंग करने की अपील की गई। अपील की गई। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट, आम सभा की जानकारी, आम सभा की जानकारी पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट कर्नल फिशर को लगने पर उसने चरण पादुका पहुंचकर सभा के मंच को घेर लिया और आंदोलनकारियों को मंच खाली करने का आदेश दिया। का आदेश दिया, परंतु ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसमें लिख लेंगे, आंदोलनकारियों द्वारा मंच खाली नहीं करने पर भील पलटन को कर्नल फिशर ने गोली चलाने का आदेश दिया। गोली चलाने का आदेश दिया। ठीक, अब इसे अपने हिसाब से शॉर्ट भी किया जा सकता है, मैं थोड़ा सा एक कदम डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, गोली चलाने का आदेश दिया किसने? भील पलटन को। किसने? कर्नल फिशर ने। अब इसमें हम और भी पॉइंट्स यदि देखेंगे तो आप परिणाम में देख सकते हैं, परिणाम। ठीक है, अब गोली चलाई तो परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम याद रखेंगे। ठीक है, धर्मदास रामलाल कुर्मी। ठीक है, परिणाम में पहला धर्मदास रामलाल कुर्मी, ठीक है, धर्मदास रामलाल कुर्मी, सुंदरलाल सेठ सहित 21 आंदोलनकारी शहीद हुए। ठीक, सरजू दुआ को 4 वर्ष की सजा और 3 अन्य को 3 वर्ष की सजा हुई। सरजू दुआ को 4 वर्ष की और अन्य को 3 वर्ष की सजा हुई। ठीक, और तीसरा, देशी रियासतों में भी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, इस घटना के पश्चात प्रदेश की देशी रियासतों में अंग्रेज विरोधी आंदोलन
हुए, ठीक। और फिर हम इसमें विशेष में लिख देंगे, विशेष में लिख देंगे विशेष, विशेष इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। कर्नल फिशर को मध्य प्रदेश का डायर कहा जाता है या कहते हैं, ठीक। वहां डायर ने चलाया था जलियांवाला में, यहाँ पे कर्नल फिशर ने आदेश दिया था। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण पूरा एक आंसर हो रहा है, ठीक है। तो चरण पादुका नरसंहार बहुत अच्छे से आप क्या रखोगे, इसको ध्यान में लेके चलोगे। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ, स्थान, घटनाक्रम क्या था, पूरा आपके सामने है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये हुआ था, ठीक है, चरण पादुका नरसंहार, है ना। चलो इसके बाद यदि हम देखें तो नेक्स्ट है पंजाब मेल हत्याकांड, है ना। पंजाब मेल हत्याकांड, इसको देख लेते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड, ठीक। तो पंजाब मेल हत्याकांड की यदि घटना की बात करें तो ये तिथि कब हुई, तिथि क्या है इसकी, पंजाब मेल हत्याकांड की तिथि क्या है भाई। तो ये घटना जो है 23 से 24 जुलाई, क्योंकि मध्य रात्रि की है, तो 23 से 24 जुलाई 1931 की ये भी घटना है, ठीक है। स्थान तो मूलतः इसका जो संबंध माना जाता है खंडवा रेलवे स्टेशन से माना जाता है, क्योंकि खंडवा रेलवे स्टेशन से क्रांतिकारी चढ़े, ठीक है। खंडवा रेलवे स्टेशन, ठीक। इसमें शामिल क्रांतिकारी कौन कौन है, तो इसमें क्रांतिकारी ध्यान रखना, ठीक। इसमें क्रांतिकारी कौन है, यशवंत नारायण इसके प्रमुख क्रांतिकारी। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे दमोह के रहने वाले यशवंत नारायण, जिनकी जॉब रेलवे में लग जाती है, और रेलवे में अभी भी लोको पायलट की ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो भुसावल में होती है। तो इस रेलवे में नौकरी के दौरान ये भुसावल ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। उस दौरान इनकी वहाँ पे जो मित्रता है देवनारायण से होती है, और देवनारायण के एक मित्र होते हैं दलपत राव, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीन लोगों का एक अच्छा ग्रुप बन जाता है, यशवंत राव, देवनारायण और दलपत राव। अब इस दौरान क्रांतिकारिक, चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, तो क्रांतिकारिक बहुत सारी घटनाएं चारों तरफ हो रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला था, है ना। हालांकि गांधी इरविन समझौते के बाद उसे गांधी जी ने रोका था, फिर पुनः चालू किया था, लेकिन बहुत सारी क्रांतिकारिक घटनाएं हो रही थी। वहाँ पे हमने देखा था कि भगत सिंह को भी फांसी दी गई थी। तो इनके मन में भी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान था, और ये भी चाह रहे थे कि ये भी क्रांतिकारियों की तरह देश के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ करें। और इसी उत्साह में इन्होंने योजना बनाई। चूंकि ये रेलवे में थे तो इन्हें जानकारी थी कि अंग्रेजों का एक खजाना और हथियार दिल्ली से मुंबई की ओर ट्रेन में जाते हैं, और इन्हें जानकारी लगी कि एक पंजाब मेल है जो दिल्ली से कहाँ की ओर जा रही है, आपके मुंबई जा रही है, और इसका रूट जो है वो खंडवा से ही है, खंडवा भुसावल। चूंकि भुसावल में लोग थे तो इस रूट से परिचित भी थे। तो ये लोग तय करते हैं कि हम इसमें लूट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे क्रांतिकारी के रूप में। कहते हैं कि जब ये तीनों खंडवा रेलवे स्टेशन पे जब पंजाब मेल रुकती है, तो ये तीनों पंजाब मेल में चढ़ जाते हैं, और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो ये उस डिब्बे की ओर जाते हैं जहाँ पर इन्हें पता चला था कि वहाँ पे खजाना है, हथियार होंगे, ठीक है। और कहते हैं जब ये उस डिब्बे में जाते हैं तो वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट हैक्सल और कैप्टन शाहीन थे, ठीक है, और उनके साथ है उनका एक शिकारी कुत्ता। और इन तीनों की हत्या ये जो यशवंत राव हैं, देवनारायण हैं और आपके दलपत राव हैं, तीनों ने मिलके कैप्टन हैक्सल, उनके मित्र शाहीन और शिकारी कुत्ते की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद ट्रेन को रास्ते में रोक के ये फरार हो गए।
लेकिन कुछ समय बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है हत्या का, और बहुत जल्द इन्हें फांसी की सज़ा, यशवंत नारायण देव नारायण तिवारी को फांसी की सज़ा दी जाती है और दलपत राय को काला पानी की सज़ा दी जाती है परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो ये एक पूरी क्या रहती है, इसकी घटना रहती है। ठीक है, तो इसमें शामिल जो क्रांतिकारी हैं वो कौन कौन से हैं? देव नारायण, यशवंत राव। ठीक है, यशवंत राव कहाँ के हैं भाई? दमोह के हैं। ठीक, फिर कौन है? देव नारायण और दलपत राव। ठीक, इनकी योजना क्या थी? ठीक, योजना क्या थी इनकी भाई? योजना पंजाब ट्रेन में अंग्रेजों का खजाना एवं हथियार लूटना, ये इनका क्या था? योजना थी। ठीक, घटनाक्रम यह तीनों, ठीक है, यशवंत राय, ठीक है, यशवंत सिंह है, यशवंत राय मैंने लिख दिया, यशवंत सिंह कर देना इसको ना, यशवंत सिंह, वो दलपत राव है, यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राव खंडवा रेलवे स्टेशन से पंजाब ट्रेन में चढ़े और अंग्रेज अधिकारी हेक्सल मेजर शाहीन और उनके शिकारी कुत्ते की हत्या की गई, और उनके शिकारी कुत्ते की हत्या कर फरार हो गए। ये घटनाक्रम था और इसी घटनाक्रम को पंजाब में हत्याकांड के नाम से जानते हैं। परिणाम क्या होगा? तो परिणाम इसका होगा कि तीनों को गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा चलाया गया और देवनारायण और यशवंत सिंह एवं देवनारायण को फांसी की सजा दी गई, जबकि दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई, है ना। और इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जो पंजाब मिल हत्याकांड है इस तरीके से कि कब हुआ, तिथि, स्थान, क्रांतिकारी कौन शामिल थे, योजना क्या थी, घटनाक्रम क्या रहा और परिणाम। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, उत्कर्ष ऐप पर, ठीक है, चूँकि आज भी रक्षाबंधन है, ठीक है, और इस अवसर पर उत्कर्ष क्लासेस, पहले तो 78वां स्वतंत्रता दिवस, उससे पहले 13 अगस्त को डॉक्टर निर्मल जी गहलोत सर का जन्म दिवस, और फिर आज रक्षाबंधन, इन तीनों उपलक्ष्य पर 3 उपहार, 3 खुशियां एक साथ उत्कर्ष दे रहा है शिक्षा महोत्सव के अंतर्गत। जी हाँ, उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव मना रहा है जो कि 13 से 21 अगस्त तक चल रहा है, और आपको 3 तरह की खुशियां दे रहा है। एक तो
उत्कर्ष ऐप के MPPSC के खासकर जो हमारा एकलव्य बैच है, संपूर्ण बैच है, ठीक है। एकलव्य 4.0 नया बैच लॉन्च हुआ जो कि सितंबर से चालू हो जाएगा, ठीक है। नया बैच रहेगा, फ्रेश बैच रहेगा। तो आपके ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें आज आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप ज़रूर 78% तक का ऑफ मिल रहा है MPPSC के सभी कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज पर, और 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट है। 78% मतलब यदि कोई कोर्स हमारा 100 का होगा तो जैसे उदाहरण दे रहा हूँ तो वो 78% के बाद 22 का हो जाएगा, 22 रुपीज़ का, और इस पर भी 13% का और छूट मिल रही है। और 100% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आप जीत सकते हैं जो कि आगे आपको टेस्ट सीरीज या अन्य चीज़ों में उपयोगी होंगे। तो दोस्तों ज़रूर जुड़िए, और खासकर एकलव्य बैच, हमारा एकलव्य बैच जिसमें आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाते हैं, ठीक है। प्री प्लस मेंस का बैच है और बहुत न्यूनतम शुल्क में हम ये अवेलेबल करा रहे हैं आपके लिए। तो अच्छा मौका है, आप हमारे एकलव्य बैच के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए मैंने सोचा कि आज कुछ प्रैक्टिस करा दी जाए, कुछ क्वेश्चंस की डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी मैं कुछ आपके लिए मेंस के लिए अब क्लासेस लेके आने वाला हूँ, यूट्यूब के ऊपर लेकर आने वाला हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। एक बार फिर आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।